Welcome back students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 political science first book revision. So आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास के अंदर बेसिकली अपनी संडे क्लास में अपनी फर्स्ट बुक को हम पक्का करने वाले हैं। उसके अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं उसको हम समझने वाले हैं एक बार दोबारा से, क्योंकि जब इससे पहले हमने हर एक चैप्टर की स्पेसिफिक वन शॉट वे के साथ रिवीजन की है। सो आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में फर्स्ट बुक के अंदर जितने भी हमारे 7 चैप्टर हैं उन 7 चैप्टर की हम रिवीजन करेंगे, समझेंगे काफी ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। तो देखिए हमारे चैप्टर का नाम है अंतरराष्ट्रीय संगठन। अंतरराष्ट्रीय संगठन का मतलब क्या है? बेसिकली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक सभी के ऊपर सभी को गाइडलाइंस प्रोवाइड करे, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। ये समझते हो आप? यस। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आखिर ये विचार हमारी दुनिया के अंदर किस तरीके से आया? तो जैसे कि हमारे पूरे विश्व के स्तर पर पहली बार जब प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया जो हुआ था 1914 से 1918 तक, तो इसमें बहुत सब रिसोर्सेज खराब हो गई, बहुत सारे लोगों की जानें गई, बहुत सब देश बर्बाद हो गए, उनकी इकोनॉमी बिल्कुल खत्म हो गई। तो इन्हीं सब चीजों से लेकर कि ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो, ऐसा कार्य जो हुए हैं, ये सब सिचुएशन जो आई हैं, ये दोबारा हमें देखने को ना मिले, तो इनके ऊपर प्रभाव जमाने के लिए कोई एक ऐसी ब्रांच होनी चाहिए जो कि इन्हें रूल्स एंड गाइडलाइंस प्रोवाइड करे, जो कि लड़ाइयों को होने से रोके। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक ब्रांच का जन्म किया गया जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। तो इस नाम से ये जन्म हुआ, लीग ऑफ नेशंस नाम से, जो कि इंटरनेशनल के स्तर पर काम कर रही थी। मगर कुछ समय बाद दूसरा विश्व युद्ध भी हमें देखने को मिला। अब जब दूसरा विश्व युद्ध हमें देखने को मिला तो उस विश्व युद्ध के अंदर तो ये रोक नहीं पाई उस विश्व युद्ध को, और बताया ये गया कि दूसरे विश्व युद्ध के अंदर पहले विश्व युद्ध से ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ी थी, पहले विश्व युद्ध से ज्यादा लोगों की जाने गई थी, पहले विश्व युद्ध से ज्यादा इकोनॉमी तहस नहस हो गई थी। तो बेसिकली यहां पर लीग ऑफ नेशन अपना काम नहीं कर पाया अच्छे से, तो इसको तो समाप्त कर दिया गया पहले दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही। ठीक दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म हुआ। इसी की जगह पर एक न्यू ब्रांच का जन्म हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ का। अब जब संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म हुआ तो इसने इतनी बेहतर तरीके से काम संभाला कि यह आज तक बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। यानी कि ये एक ऐसा मंच है जहां पर बहुत सारे देश, बहुत सारे पूरी दुनिया के लेवल के सभी देश आते हैं, और आने के बाद किसी की भी देश के बीच में मनमुटाव होता है तो वो अपनी बातचीत या आपसी बहस के द्वारा वहीं सॉर्ट आउट करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये मनमुटाव लड़ाइयों के अंदर तब्दील होगा तो उसमें लड़ाइयां होंगी, लड़ाई होंगी, सैनिक जाएंगे तो आम जनता मारी जाएगी, बहुत सब रिसोर्सेज खराब हो जाएंगे। आप खुद देखिए, लड़ाई का मतलब होता है कि पैसों का आउटफ्लो, पैसों का आउटफ्लो। अगर आप किसी देश के ऊपर एक बम भी दाग रहे हो तो उसमें आप करोड़ों रुपए फेंक रहे हो उस बम में, ठीक है? तो इस तरीके से इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए इसका जन्म किया, और अल्टीमेटली ये आज तक एक बढ़िया तरीके से अपना काम परफॉर्म कर रहा है। तो यहां तक तो भैया हम समझ गए संयुक्त राष्ट्र संघ क्या होता है, कि हमें इसकी जरूरत क्यों है। तो आप यहां से खुद बना सकते हो कि हमें इसकी जरूरत क्यों है, कि देश भर की जो लड़ाइयां होती हैं, देश भर का जो मनमुटाव होता है, उसको एक आपसी बातचीत के द्वारा सॉर्ट आउट कर देना। ये बेसिकली हर एक देश के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी प्रोवाइड करता है। और अगर कोई देश बेवजह किसी भी देश के ऊपर कोई कब्जा करना चाहे, बेवजह हमला करना चाहे, तो ये उसको भी रोकथाम करने में हेल्प करता है। अब रही बात, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये अभी जो युद्ध हुए हैं जैसे कि इजराइल और फिलिस्तीन का और रूस और यूक्रेन का, ये उनको क्यों नहीं रोक रहा? देखिए स्टूडेंट्स, कुछ मनमुटाव ऐसे होते हैं जो कि नहीं रोक पाते, मगर वो एक दूसरे देशों के ऊपर परमाणु बम नहीं दाग रहे, ये भी इसकी लिमिटेशंस है। ये बिल्कुल गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है कि अगर आप हमारी बात नहीं माने तो परमाणु बम नहीं दाग सकते आप बिल्कुल भी। ये समझ में आ गया आपके? ठीक है, तो यहां तक हमारी चीजें हुई। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर इसमें अमेरिका का वर्चस्व कैसे है? देखो, अमेरिका का वर्चस्व कई तरीकों से है। जैसे कि अमेरिका इसके बजट के अंदर सबसे बड़ा योगदान देता है। तो अमेरिका को बताया जाता है कि इसके फैसलों में ज्यादातर अमेरिका या पश्चिमी देशों का हस्तक्षेप ज्यादा होता है। तो इन्हीं कुछ कारणों से ये सवाल उठते रहते हैं कि इसकी प्रक्रियाओं के ढांचों में सुधार होना चाहिए। मतलब इसके जो सुरक्षा परिषद है, बात करेंगे अभी, सुरक्षा परिषद के सिर्फ और सिर्फ 5 स्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्य का मतलब यह है कि वो चेंज नहीं हो सकते, और बाकी अस्थायी यानी 10 अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य का मतलब यह है कि हर 2 वर्ष बाद उन देशों का चुनाव होता है। अगर वो जीत जाते हैं तो वो उस मीटिंग का हिस्सा रहते हैं, अदरवाइज उनकी जगह कोई और आ जाता है। वो चेंज हो सकते हैं, और स्थायी सदस्य कभी चेंज नहीं होंगे। अब स्थायी सदस्यों के अंदर सारी सुपर पावर है इसमें, जिनके पास वीटो पावर भी है, काफी उद्योगपति देश हैं, बड़े देश हैं, जैसे कि फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, इस तरीके के देश इसके अंदर सम्मिलित हैं। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए। अब हम बात हमने अंगों की कर ली है, तो इसके अंग ही पढ़ लेते हैं पहले। देखो पार्ट्स, इसमें याद रखना कि कभी कभार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ब्रांचेस यानी शाखाओं के अंदर और उसके अंगों में यानी पार्ट्स के अंदर।
ये कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है, जैसे कभी पूछा था प्री बोर्ड के एग्जाम में लास्ट टाइम कि आप हमें अंगों का यानी कि अंतरराष्ट्रीय संगठन के पार्ट्स का एक्सप्लेनेशन दीजिए, तो कई सारे बच्चे शाखाएं लेकर आ गए थे। तो वो तो एक लोकल लेवल एग्जाम था, आपको हो सकता है कुछ नंबर मिल भी गए हो, मगर बोर्ड के लेवल पे नहीं मिलने वाले, तो इसलिए आपको समझते हुए चलना है हर चीज को। पार्ट्स की बात कह रहा है तो सुरक्षा परिषद आता है इसका पार्ट, महासभा आती है, सचिवालय, आर्थिक व सामाजिक परिषद और न्यायसिता परिषद। अब इनको समझाता हूं मैं जरा। सुरक्षा परिषद का मतलब क्या है कि विश्व के स्तर पर सुरक्षा स्थापन करना, शांति स्थापन करना, लड़ाइयों को रोकना, मनमुटावों को रोकना, और अगर है तो उसको आपसी बातचीत द्वारा खत्म करना। नाम के द्वारा ही समझ में आ रही है सभी चीजें। तो इसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। दूसरा महासभा, महासभा में 153 सीटें मतलब 153 सदस्य भाग लेते हैं, और इसमें यह डिस्कशन होता है कि बेसिकली अगर किसी देश को एडमिशन देना है, जैसे कि 2 साल बाद कोई जीता तो उसको एडमिशन देना है या किसी को हटाना है, तो इस तरीके से बातें होती है। एक बड़ी मीटिंग समझ लीजिए महासभा, ठीक है। सचिवालय, ये अंतरराष्ट्रीय हाई कोर्ट भी बोलते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट भी बोलते हैं, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है, जिसके अंदर देशों के केस जाते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए कि चाइना हम पर हमला कर रहा है और जो हमारी जमीन है वो उसको अपना बता रहा है, तो हमारा भी केस कहां जाएगा? इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगा, जो कि अभी भी चल रहा है। तो इस तरीके से जो इंटरनेशनल लेवल पे जो देशों के बीच में मनमुटाव होता है वो केसेस जाते हैं, और उनको जो लीड करते हैं वो 15 न्यायाधीश करते हैं, अंश वाले इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर 15 न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट आ जाइए आर्थिक व सामाजिक परिषद। बेसिकली ये भी नाम से समझ में आ रहा है कि आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था के द्वारा ही काम करता है ये परिषद, और अल्टीमेटली किस तरीके से काम करेगा? इंटरनेशनल लेवल पर काम करेगा। ये तो हमें सब चीज आती है, ठीक है। अब बात कर लो जरा लास्ट वाले की, न्यायसिता परिषद। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि ये कंट्रोलिंग का काम करता था, यानी कि हर एक अंग को अगर कोई सहायता पहुंचानी है तो ये करता था, अगर किसी को कोई परेशानी आ रही तो ये फुलफिल करता था। मगर इसका जो काम है ना वो 1994 के अंदर सामाजिक परिषद के द्वारा समाप्त कर दिया गया कि ये फिजूल का अंग बना हुआ है, इसका हमें यूज नहीं पड़ता, तो इसको समाप्त कर दो, बेवजह बढ़ाने की जरूरत है नहीं। तो अगर एक्चुअल में बात करूं तो आपके अंग सिर्फ यहां तक ही रह जाते हैं, सुरक्षा परिषद, महासभा, सचिवालय, आर्थिक व सामाजिक परिषद। सो होपफुली यहां तक तो आप कंफर्टेबल हो गए होंगे। अब बढ़िए आगे की तरफ, यानी कि ब्रांचेस की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ब्रांचेस का मतलब शाखाएं, यानी कि हमने ये समझ लिया कि ये जो हमारी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि यूएनओ है, ये क्या काम कर रहा है? लड़ाइयों को रोक रहा है ना। लड़ाइयों को रोकने के साथ साथ क्या कर रहा है? शांति स्थापित कर रहा है, मनमुटावों को दूर कर रहा है कई चीजों के जरिए, महासभा के जरिए, आर्थिक व सामाजिक परिषद के जरिए, इंटरनेशनल कोर्ट के जरिए, सुरक्षा परिषद के जरिए, हर एक काम को ये फिनिश कर रहा है। मगर यहां तक हम नहीं समझ गए इसका काम सिर्फ लड़ाइयों को रोकना है, तो इसका जवाब है नहीं। इसका कार्य जो है वो लड़ाइयों से भी कहीं आगे है, यानी कि अगर कोई विपदा आती है तो उस विपदा के लिए भी अपने पास ये फंड फुलफिल रखता है कि जिससे हेल्प की जा सके किसी दूसरे देश की, और वो ये काम इसकी शाखाएं करती हैं, इसकी ब्रांचेस करती हैं। पहली ब्रांच आती है हमारे पास यूनिसेफ। इनकी फुल फॉर्म जरूर याद कीजिएगा, यहां पर मैंने कोई लंबी लिस्ट नहीं बनाई, ये 2-4 ऐसी शाखाएं हैं जो कि आपको इजीली याद भी हो जाने वाली हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको एक्सप्लेन कर दोगे, 2-3 पेज तो आपके यहीं भर जाएंगे, ठीक है, अगर बढ़िया एक्सप्लेन कर दिया तो देखो, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यानी कि ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर चिल्ड्रन की इमरजेंसी है, चिल्ड्रन के द्वारा ये चिल्ड्रन के लिए कोई विपदा आती है, कोई बीमारी आती है, तो उसको खत्म करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए एक फंड जारी रखता है, जो कि किसी भी देश को नीड पड़ने पे दे दिया जाता है। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे एजुकेशन संबंधित, सोशल संबंधित, कल्चरल संबंधित हर एक आर्थिक समस्या या सामाजिक समस्या से संबंधित कार्य करता है, और उसी के हिसाब से फंड रिक्वायरमेंट होती है उसके पास। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लेबर्स के ऊपर काम करता है, जैसे कि ये कि जितने भी मजदूर होते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे, मान लो कोई बुर्ज खलीफा बनवा रहे हैं हम, है ना, और बुर्ज खलीफा बनवाने में हमने मजदूर को पैसे नहीं दिए, तो वो केस हमारा ILO हैंडल करेगा और हमसे पैसे दिलवा देगा। ये तो बहुत मजाक की एग्जांपल हो गया, मगर अगर आप देखो कि जो हमारे देश में या किसी भी देश के अंदर ये होता है ना कि 18 साल से ऊपर का बच्चा कार्य करेगा, काम करेगा, उससे पहले वाले बच्चों को पढ़ाई का अधिकार होना चाहिए, पढ़ाई करे, काम वाम ना करे, तो ये भी गाइडलाइन हमें ILO ने ही जारी की है, और ये हर एक के लिए की है। तो बेसिकली ये सब जो गाइडलाइंस आती है अकॉर्डिंग टू ब्रांच, अकॉर्डिंग टू शाखा, ये गाइडलाइन प्रोवाइड हमें करती रहती है। ILO हो गया, ये समझ गए आप, बच्चों के ऊपर, लेबर के ऊपर सब डिसीजन ले रहा है। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अभी तो बहुत कॉमन नाम है, इसके ऊपर जो दस्तखत कर देता है ना, उसमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस के अंदर उस देश का थोड़ा कम इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे कि रूल्स एंड रेगुलेशन निकालने में, कोई टैरिफ, कोई क्वाटो या फिर कोई भी टैक्सेस लेने में, वो सब गाइडलाइन WTO देता है, तो उसी के द्वारा हमें काम करना पड़ता है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी बिजनेस ट्रांजैक्शंस के ऊपर बात हो रही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि हेल्थ के ऊपर बात हो रही है, और उसी के हिसाब से फंड दिए और लिए जा रहे हैं। तो यहां तक मैं ये मानता हूं कि आपको अंतरराष्ट्रीय संगठन के अंदर कोई डाउट नहीं बचा होगा। मैंने अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या है, क्यों बना था, इससे पहले क्या था, इसकी प्रक्रियाओं के ढांचे में सुधार बता देता हूं। देखो, जैसे कि यहां पे हमने देखा 5 स्थायी 10 अस्थायी, तो यहां पे ना ये हमसे पूछ सकता है कि इसकी ढांचे में सुधार की जरूरत क्या है। तो जरूरत ये है कि बेसिकली इसमें जो पश्चिमी साइड के देश हैं उनका हस्तक्षेप थोड़ा कम करना चाहिए। अब इसमें अमेरिका का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो कभी कभार ना एग्जाम के अंदर ये सवाल आ जाता है, तो ये यूएनओ जो है इसमें अमेरिका का प्रभाव ज्यादा है, तो क्या इसे खत्म कर देना चाहिए?
तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अमेरिका एक अकेला देश है और इसमें सम्मिलित हजारों देश हैं। तो अगर कोई ऐसी बात आती है तो अमेरिका को भी समझा बुझाकर हम समझा सकते हैं कि नहीं ये आप गलत कर रहे हो, या फिर किसी भी पावर के जरिए उसको रोका भी जा सकता है। जैसे अमेरिका के पास एक वीटो पावर है और उसके खिलाफ रूस भी है, ब्रिटेन भी है और भी बड़े देश हैं जैसे चीन भी है, तो उनके पास भी वीटो पावर है। पावर किसकी चलेगी? ज्यादा इनकी चलेगी ना, क्योंकि 3 पावर एक जगह आ गई। तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि हम अमेरिका को संभाल सकते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों के जरिए हमें यूएनओ खत्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूएनओ एक काफी इफेक्टिवली लेवल पे काम कर रहा है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे। परिक्रिया के ढांचे में सुधार का मतलब ये हो सकता है कि बेसिकली इसके स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए, और अस्थायी सदस्यों की संख्या तो बढ़ी हुई है। इससे ये होगा कि बेसिकली पूरी दुनिया के जो देश है ना वो इसका भाग बन सकेंगे, उसका हिस्सा ले सकेंगे इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। और इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि आप हमें ये बता दीजिए कि भारत वीटो पावर लेने के या फिर सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लायक है या नहीं। तो देखो, जब ये बातें उठ रही थी कि इसके परिक्रिया को ढांचे में सुधार करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो इसमें एक रिपोर्ट भी आई कि हाँ भैया हम सुधार करेंगे, मगर ये कुछ मानदंड है, इनको आप फॉलो कर लो और हमारे स्थायी सदस्य बन जाओ या वीटो पावर ले लो। तो स्थायी सदस्य का मतलब यही है कि जिसके पास वीटो पावर होगी वही इसमें सम्मिलित होगा, है ना। तो यहाँ पे ना कुछ ऐसे मानदंड थे कि वो जनसंख्या में काफी अच्छा खासा देश होना चाहिए, उसकी जमीन काफी अच्छी खासी बड़ी होनी चाहिए, और साथ में ये कि वो एक तरह से विकसित होने पर चढ़ रहा हो, यानी कि चढ़ता सूरज होता है ना, काफी विकासशील होने पे कार्य हो उसका, विकसित होने वाले हो, इस तरीके से उसकी कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने ये चीज समझनी कि ये सब तो हमारे भारत में भी है भाई, भारत जनसंख्या के हिसाब से बड़ा है, एक महादेश से कम नहीं है एरिया के हिसाब से, साथ में भारत जो है वो चढ़ता सूरज है, यानी कि विकास की तरफ बढ़ रहा है। तो जितने भी इसके मानदंड हैं वो सभी के सभी कहां पर इन्वॉल्व होते हैं? हमारे भारत के अंदर आते हैं। तो भारत भी किसके ऊपर बन सकता है? वीटो पावर लेने के बिल्कुल लायक है। यहां तक समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सवाल उठता है कि लायक है तो दी क्यों नहीं जा रही? देखो, ये इसलिए नहीं दी जा रही क्योंकि हमारा जो आस पड़ोस है ना देशों का, वो ज्यादा अच्छा नहीं है। यानी कि पाकिस्तान से तो हमारी दुश्मनी, चीन से तो हमारी दुश्मनी, थोड़े बहुत जो देश हैं जैसे श्रीलंका तो उनसे पट जाती है हमारी। अगर हमारे पास वीटो पावर आएगी तो हम सबसे पहले पाकिस्तान पर हमला कर देंगे और कोई हमसे कुछ कह भी नहीं सकता, भैया वीटो पावर है मेरे पास। हो सकता है हम किसी अपने दुश्मन देश से बदला निकाल लें, ठीक है। तो ये कुछ कारणों की वजह से, कुछ दुश्मनी की वजह से ना हमें वीटो पावर नहीं मिल पाएगी। तो ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि क्यों नहीं दी जा रही। तो होपफुली आप सब बता दोगे, सब कुछ मैंने आपको बता दिया और आपको सब आता है। तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं बचा होगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी इस चैप्टर के अंदर इतनी ही चीजें थी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम लेवल से हमें आनी चाहिए, ठीक है। तो यहां तक तो हम समझ गए और चैप्टर में इतना ही। शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं हर एक टॉपिक को वन शॉट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो देखिए, जैसे हमारे चैप्टर का नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा, और समकालीन शब्द का मतलब हम जानते हैं। समकालीन शब्द का मतलब यह है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद का समय। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद के समय में विश्व में सुरक्षा का आखिर क्या महत्व है? तो सुरक्षा का महत्व, यानी कि यहां से पहला क्वेश्चन यही अराइज हो जाता है कि सुरक्षा क्या है, सुरक्षा का मतलब क्या हो सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? बेसिकली केंद्रीय मूल्यों को जिससे हानि पहुंचे वह सुरक्षा कहलाएगा। ये 2 लाइन है, ये 1 लाइन है, ये आपको ध्यान रखनी है। सुरक्षा का मतलब यह है कि जिससे नागरिकों के और जिससे देश के केंद्रीय मूल्यों को हानि पहुंचे उससे अपने आप की प्रोटेक्शन करना वह सुरक्षा है। ऐसा नहीं है कि आपके घर का पंखा गिर गया तो उसमें सरकार आपको सुरक्षा देगी, आपके घर में पानी लीकेज हो गया तो उसमें सरकार आपको सुरक्षा देगी, या फिर कहीं आपकी गाड़ी ठुक गई तो उसमें आपको सरकार सुरक्षा देगी। ये सब टॉपिक नहीं आते। जिसमें सिर्फ केंद्रीय मूल्य को हानि पहुंचे वह सुरक्षा कहलाएगा, यही इसका आंसर है। जैसे कि दूसरे देश की सेना हमारे देश के ऊपर हमला कर दे, वो हमारे लिए सुरक्षा का विषय है। हमारे देश के अंदर अलगाववाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए या फिर कानूनी तौर पर कोई मनमुटाव हो जाए 2 जातियों के बीच में, वह सुरक्षा का मोटिव है। तो ये सब चीजें जिसमें देश के केंद्रीय मूल्य को हानि पहुंचे वह सुरक्षा है, ये आपको क्लियर रखना अपने माइंड में। अब सहयोग मूलक सुरक्षा का मतलब है क्या? तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास सुरक्षा के टॉपिक्स आते हैं, जैसे किसी और देश ने हमारे ऊपर हमला किया और उस हमले में हमने अपने आप को प्रोटेक्ट किया अपनी ही सेना कार्यवाही के द्वारा, तो वह सहयोग मूलक सुरक्षा नहीं कहलाएगा। इसका मतलब यह है कि जब कोई देश हमारे ऊपर हमला कर रहा है तो उसको हम हमले का जवाब हमले से ही ना दें, उसको एक बातचीत के जरिए, एक मंच के जरिए फिनिश आउट किया जाए, सॉर्ट आउट किया जाए, जिससे लोगों की जानें कम जाएंगी, और लोगों की जानें कम जाएंगी तो अल्टीमेटली हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा बनी रहेगी, आंतरिक व्यवस्था अच्छी बनी रहेगी। तो हर एक टॉपिक को, हर एक लड़ाई को एक आपसी बातचीत के द्वारा, एक मंच के द्वारा और कई सारे बिचौलियों के द्वारा, बिचौलियों इन द सेंस एक मंच जब लगेगा तो उसमें बहुत सारे देश इन्वॉल्व होंगे, तो उसको आपसी बातचीत के द्वारा फिनिश कर दिया जाए, यही सहयोग मूलक सुरक्षा है, यानी कि युद्ध की आशंका को कम करना। ठीक है, अब सुरक्षा की धारणाएं, यानी कि सुरक्षा की ना 2 धारणाएं भी होती हैं। भाई हमने जान लिया सुरक्षा है क्या, सहयोग मूलक सुरक्षा भी क्या है वो भी हमें पता चल गया। अब इसकी धारणाएं क्या है?
इसकी धारणाएं दो भागों में डिवाइडेड है, पहला परंपरागत, दूसरा गैर परंपरागत। इसका मतलब यह है, देखो परंपरागत के अंदर आता है बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा। परंपरागत यानी परंपरा से आप समझो कि जिसके अंदर देश के ऊपर बात हो रही है, देश की बाहर की सुरक्षा और देश के अंदर की सुरक्षा, ठीक है। अब बाहरी सुरक्षा का मतलब मैंने अभी बताया, बाहरी सुरक्षा का मतलब यह है कि कोई युद्ध होना, है ना, किसी भी विदेश नीति के अंदर कोई ऐसी चीज बनना जिससे हमारे देश को नुकसान पहुंचे। तो अल्टीमेटली जो भी बाहर देश की एक्टिविटीज चल रही हैं जिससे हमारे देश के ऊपर इफेक्ट पड़े, वो बाहरी सुरक्षा कहलाता है, ठीक है। यहां तक फिनिश हो गया, ठीक। आंतरिक सुरक्षा का मतलब, यानी कि आंतरिक सुरक्षा मतलब यह है कि हमारे देश के अंदर की स्थिति क्या चल रही है। अगर हम एक बेहतरीन लेवल पे देखें तो कोई भी देश की इकोनॉमी तभी डेवलप्ड होती है जब उसकी आंतरिक सुरक्षा बनी रहती है। यानी कि अगर मान लीजिए हमारे देश में कोई भी राजतंत्र या लोकतंत्र चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम प्रधानमंत्री के पद को ही ले लेते हैं, प्रधानमंत्री का पद बना हुआ है, उनके खिलाफ पूरे देश की जनता है, तो उनका पद बचेगा? नहीं बचेगा। तो अल्टीमेटली जनता का तो इन्वॉल्वमेंट होता ही है हर एक काम में, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, किसी भी चीज के अंदर हो, जनता इन्वॉल्वमेंट रहता ही रहता है लोकतंत्र में। और एज वेल एज राजतंत्र के अंदर भी अगर राजा की भी जनता उसके खिलाफ हो जाती है तो उसका भी राजतंत्र नहीं बच पाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मगर 1945 के बाद हर एक देश ने अपनी बाहरी सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि 1945 के दौर के अंदर अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में क्या चल रहा था? शीत युद्ध चल रहा था, यानी युद्ध हो नहीं रहा था। युद्ध होने की आशंका कभी भी थी कि कभी भी हो सकता है युद्ध, तो अब युद्ध हो सकता है, तो और देश भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो इस शीत युद्ध का, इस कोल्ड वॉर का हमारे और कई देशों के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा था। तो हर एक देश अपनी बाहरी सुरक्षा पे ज्यादा ध्यान दे रहा था, अपनी सेना को मजबूत कर रहा था, अपने जो अटैक के एसेट्स हैं उनको मजबूत कर रहा था, जिससे वो कोई ऐसी स्थिति बने तो वो उसका सामना कर सके। बाकी आंतरिक सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा। मगर यह माना जाता है कि देश को सबसे ज्यादा खतरा जो होता है वो भारी सुरक्षा से होता है, क्योंकि भारी सुरक्षा मतलब यह है कि जब कोई देश हमारे ऊपर हमला करेगा तो हमारी सेना भी मारी जाएगी, हमारे आम नागरिक भी मारे जाएंगे और साथ में हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी बहुत बड़ा खतरा होगा, ठीक है। तो इस वजह से गैर परंपरागत का मतलब, तो गैर परंपरागत का मतलब यह होता है मनुष्य सुरक्षा और विश्व सुरक्षा। इसका मतलब बहुत सिंपल सा है। मनुष्य सुरक्षा यानी कि महामारी हो गया, भूख हो गया, मानवाधिकार हो गया, प्राकृतिक आपदा हो गया, तो ये सब मनुष्य सुरक्षा के अंदर कंसीडर किया गया है। यानी कि कोई भी प्राकृतिक आपदा आ रही है तो उससे निपटने के लिए सरकार कोई इंतजाम करे। अगर किसी देश के अंदर महामारी आ रही है तो उससे निपटने के लिए सरकार इंतजाम करे, जैसे कि यूएनओ करता है अपनी ब्रांचेस के द्वारा, जैसे WHO, और भी कई सारी चीजें जो कि मानव से रिलेटेड है, मानव जाति से रिलेटेड है, उनके ऊपर सरकार का विचार, वो सब किसमें कंसीडर होगा? मानवीय सुरक्षा में। अब विश्व सुरक्षा भी इससे बहुत मिलता जुलता है, जैसे कि विश्व सुरक्षा के अंदर मिलता जुलता क्या है? प्राकृतिक आपदा, महामारी, भूख। इसमें जो नए टॉपिक आते हैं वो आ जाता है आतंकवाद। विश्व सुरक्षा के अंदर आता है आतंकवाद, अपने देश को बेसिकली आतंकवाद से प्रोटेक्ट रखना। जैसे कि कोई भी आतंकवादी स्थिति बनती है तो उसमें वो आतंकवादी हमें बता के थोड़ी आएंगे, या फिर वो हम पे हमला थोड़ी कर देंगे बाहर सरहद पे, वो पहले देश के अंदर एंटर करेंगे, ठीक है। तो इन सब व्यवस्थाओं से अपने आप को प्रोटेक्ट रखना ये विश्व सुरक्षा कहलाता है, जिसके ऊपर सभी देश विचार करते हैं कि आखिर किस तरीके से इन सब चीजों को खत्म किया जाए, ठीक है। तो ये होपफुली आपको समझ में आया होगा सुरक्षा क्या है, सहयोग मूलक सुरक्षा क्या है, सुरक्षा की पारंपरिक गैर पारंपरिक धारणाएं क्या है, वो सब हम समझ गए। पारंपरिक धारणा में क्या आती है और बताइए? भारी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा। गैर पारंपरिक में क्या आती है? मानवीय सुरक्षा और विश्व सुरक्षा। सिंपल। अब इस स्थिति में सरकार के पास तीन विकल्प होते हैं। जब कभी भी सरकार के पास सुरक्षा का टॉपिक आता है कि हमें अब सुरक्षा करनी पड़ेगी, चाहे वो आंतरिक लेवल पे हो, चाहे वो विश्व के लेवल पे हो, भारी लेवल पे हो, तो इसमें सरकार के पास तीन पॉइंट आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई देश हमारे ऊपर हमला कर रहा है तो हम बिना लड़े अपना आत्मसमर्पण कर दे कि भाई हम नहीं लड़ पाएंगे, हम हार मानते हैं, बिना लड़े ही आपकी जो मर्जी है वो बता दीजिए, ठीक है। एक तो ये विकल्प रहता है। दूसरा, नुकसान की सोच। इसका मतलब यह है कि सामने वाली पार्टी को नुकसान के बारे में इतना ज्यादा जताना कि अगर ये युद्ध हुआ तो हमारी अर्थव्यवस्था पे और एज वेल एज आपकी भी अर्थव्यवस्था पे काफी भारी नुकसान पहुंचेगा, अनेक लोगों की जानें जाएंगी, सेना का नुकसान होगा और आपके एसेट्स, आपकी रिसोर्सेज सभी कुछ खराब हो जाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब सामने वाले देश को लगेगा कि हाँ यार बात तो सही है, नुकसान तो काफी ज्यादा होगा, तो वो क्या पता युद्ध को समाप्ति कर दे, युद्ध लड़े ही ना। तो इसीलिए नुकसान की सोच। और थर्ड और लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है मुकाबला, कि अब उससे मुकाबला कर दिया जाए। मुकाबले की स्थिति तब उत्पन्न होती है या करनी चाहिए जब आपने सभी हथकंडे अपना लिए हों, यानी कि आपने सभी चीजें अपना ली हों जिससे युद्ध को रोका जाए, मगर वो सब चीज नाकाम हो, तब मुकाबला करना चाहिए। यानी आपने सहयोग मूलक सुरक्षा का भी नीति अपना ली, आपने सुरक्षा नीति को भी अपना लिया, आपने हर एक चीज कर ली जिससे युद्ध ना हो, बट नहीं माने तो मुकाबला करना है, अब उसे हमें हराना ही हराना है। तो ये मुकाबला। इस स्थिति में सरकार के पास ये तीन विकल्प होते हैं। सो होपफुली समझ में आए होंगे। अब इसमें एक वर्ड आता है अपरोध। देखो, अपरोध का मतलब सिंपल ये है कि सुरक्षा नीति को अपनाना और युद्ध की आशंका या किसी भी चीज की आशंका को कम करना जो कि हमारी सुरक्षा के खिलाफ जा रही है, उस शब्द को अपरोध बोलते हैं।
अब अप्रोध के अंदर ना कई सारे टॉपिक आते हैं, जैसे कि शक्ति संतुलन और गठबंधन तैयार करना। इसका मतलब यह है कि जब कभी भी हम अपने देश के आसपास देखेंगे तो हम कई सारे देश पाएंगे और उन देशों की शक्ति भी देखेंगे कि वो देश ज्यादा शक्तिशाली है तो वो देश कम शक्तिशाली है, जैसे कि चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान। तो इन सभी के साथ हमारे कुछ संबंध अच्छे हैं तो कुछ बुरे भी हैं। तो अब हम यहां से ये कंक्लूजन ड्रॉन कर सकते हैं कि बेसिकली किस देश से हमें कितना नुकसान पहुंच सकता है, यानी किस देश के पास कितनी ताकत है, वो उस ताकत का कितना यूज हमारे ऊपर कर सकता है, उसके मुताबिक अपने एसेट्स, अपनी रिसोर्सेज और अपने आप को डेवलप करना कि इन केस फ्यूचर के अंदर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो हम उसका डट कर मुकाबला कर सकें। तो यह होता है स्टूडेंट शक्ति संतुलन। दूसरा, गठबंधन तैयार करना। गठबंधन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ऑफ दिस अप्रोच, यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये गठबंधन तैयार करना। बड़ी बड़ी महाशक्तियां जो होती हैं वो इसी का ही यूज करती हैं, गठबंधन तैयार करती हैं। क्यों? क्योंकि जब एक अकेला देश अपने आप को कितना ही डेवलप कर लिया, फॉर एग्जाम्पल मानता हूं बहुत सारा डेवलप कर लिया, हम बहुत शक्तिशाली बन गए, मगर इन केस हमारे ऊपर कोई बड़ी शक्ति आ गई तो हमें तो कमजोर कर देगी ना वो, या हम हार भी सकते हैं। मगर जब हम गठबंधन के अंदर रहेंगे तो इतना ज्यादा हमारे ऊपर प्रभाव नहीं रहेगा किसी भी देश का कि वो हम पे हमला कर सके। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है अमेरिका का और ओसामा बिन लादेन का, जो कि मैंने आपको तभी बताया था। आपको ऐसी नाम याद रखनी है ओसामा और अमेरिका के बीच में, जिसमें कोई भी एक स्थिति आई थी, उस स्थिति में अमेरिका नहीं मान रहे थे, बट जब गठबंधन के नेता ओसामा बिन लादेन ने बोला तो फौरन अमेरिका ने अपना डिसीजन चेंज कर दिया और अपनी बातें भी चेंज कर दी। तो ये होती है गठबंधन की ताकत, जिसमें ये होता है कि बेसिकली फॉर एग्जांपल बड़े बड़े देश, शक्तिशाली देश एकजुट रहते हैं। अब जब एकजुट रहते हैं तो उन देशों पे, यानी उस संघ के अंदर जितने भी देश हैं, उस पे किसी की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो हमला कर दे, क्योंकि जब वो उस पे हमला करेगा तो वो बाकी के जो ग्रुप के देश हैं वो उस पे हमला करेंगे। तो ऐसी चीजें उत्पन्न हो जाती हैं। तो गठबंधन तैयार करना एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। नेक्स्ट आ जाते हैं खतरे के नए स्रोत। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां तक कि इसमें अल्टीमेटली आधा चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश हो गया। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं हम, खतरे के नए स्रोत। यानी कि आपने ये सब स्रोत तो देख लिए, परंपरागत देख लिया, गैर परंपरागत देख लिया, मानवीय सुरक्षा, विश्व सुरक्षा, भारी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, सब कुछ जान लिया। अब नए स्रोत क्या है? देखिए, ये ऐसे स्रोत हैं जो कि इन सबसे अलग हैं, जो कि उत्पन्न हो रहे हैं विश्व में, और ये इतने उत्पन्न हो रहे हैं कि सरकार को भी अब इन पर विचार करना पड़ गया है। जैसे कि मानवाधिकार। मानवाधिकार एक ऐसा टॉपिक है जिसमें यूएनओ ने अपनी एक अलग ब्रांच ही बना रखी है कि वो उस पर ध्यान दे, है ना। ह्यूमन राइट काउंसिल, उसने अलग ब्रांच बना रखी है कि बेसिकली आप देखो कि हर एक देश के अंदर उसका मानवाधिकार मिल रहा है या नहीं मिल रहा, क्योंकि मानवाधिकार बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक नागरिक के लिए। वो समझ लीजिए की है एक सभी देश, उस देश के अंदर एक बेहतरीन तरीके से जिंदगी बिताने के लिए की है, चाबी है, और ये जिसके पास होगी तो अल्टीमेटली उसकी जिंदगी बढ़िया रहेगी किसी भी देश के अंदर। और किसी भी देश के अंदर किसी भी नागरिक के पास अपने मानवाधिकार ही नहीं है तो सरकार तो जो मर्जी करेगी या राजा तो जो मर्जी करेगा। तो इसीलिए मानवाधिकार का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये खतरे का एक नया स्रोत भी बन रहा है, क्योंकि मानवाधिकार नहीं तो बेसिकली अलगाववाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यहां से आपको माइंड में ये रखना भैया, खतरे के नए स्रोत क्या है? मानवाधिकार, दूसरा आतंकवाद। अब आतंकवाद थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। जैसे कि जिस तरीके से हम अपने आसपास देखें तो आतंकवाद की स्थिति काफी ज्यादा उत्पन्न होती जा रही है इन कुछ सालों के अंदर, यानी समकालीन विश्व में। तो आतंकवाद से निपटने के लिए कई सारे लोग देश विचार भी कर रहे हैं, जैसे कि अमेरिका के साथ कई सारी मीटिंग्स भी होती हैं, है ना, या जो कोई भी मीटिंग होती है तो उसमें इस टॉपिक के ऊपर जरूर विचार किया जाता है, क्योंकि एक ऐसी स्थिति है जो कि बताकर नहीं आती, उस देश के अंदर घुस के हमला करके और कब चले जाते हैं पता भी नहीं चलता। तो आतंकवाद एक बहुत बड़ा खतरा माना जाता है किसी भी देश के लिए। तो इसमें हम विश्व सुरक्षा के अंदर भी कंसीडर करते हैं आतंकवाद को और मानवाधिकार को भी। सो होपफुली यहां तक आपको चैप्टर में पूरे तरीके से आप कंफर्टेबल हो गए होंगे। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए आप जरूर सॉल्व कर सकोगे, जहां तक तो मुझे उम्मीद है। अब बढ़ते हैं चैप्टर में आगे की तरफ। 2-4 टॉपिक जो बचे उनको फटाफट से फिनिश करते हैं, और उनके अंदर भी ऐसे हो जाते हैं कि कोई भी क्वेश्चन पूछ ले हम फौरन बताने के लिए रेडी रहें, ठीक है। सो इस टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट बचा हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं उसको स्पेसिफिक वीडियो के द्वारा क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो बढ़ते हैं आगे की तरफ और समझते हैं उन सभी टॉपिक्स को। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है कि अब तक हमने सभी चीजें समझने की सुरक्षा का मतलब क्या है, प्रॉपर विमान सुरक्षा जान चुके हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, देश को सबसे ज्यादा जो खतरा है वो किससे है? परंपरागत सुरक्षा की धारणा से है। क्यों है? क्योंकि उसके अंदर भारी सुरक्षा भी इन्वॉल्व है और आंतरिक सुरक्षा भी इन्वॉल्व है, जो कि दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं किसी भी देश के लिए। तो अब इनको मेंटेन करने के लिए, यानी हर देश को सुरक्षित रखने के लिए कुछ ऐसी चीजें भी निकाली गई जिससे हर एक देश एक तरह से रिस्ट्रिक्शन के अंदर बंधा रहे और ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो कि किसी देश के केंद्रीय मूल्यों को हानि पहुंचे। अब वो चीजें क्या हैं? तो देखिए, सुरक्षा के लिए पारंपरिक तरीके, ये जो पार्ट है ये आपको याद करना है स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें आपको साल तो याद रख के ही जाने हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो देखिए 1972 में जैविक हथियार संधि निकाली गई, यानी बायोलॉजिकल केमिकल वेपन्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, और इस पर जो साइन किए वो 155 देशों ने किए, ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट 1992 के अंदर रासायनिक हथियार संधि यानी केमिकल वेपन काउंसिल पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई कि इससे रिलेटेड कोई भी हथियार यूज नहीं करेगा। इस पर 181 देशों ने हस्ताक्षर किए। ठीक है, नेक्स्ट अब 1972 में एंटी बायोलिस्टिक मिसाइल। अब जो ये दोनों संधियां थी ना, इन दोनों संधि पे रूस ने और अमेरिका ने अपने आप को अलग रखा कि मैं तो फॉलो नहीं करूंगा इन सब चीजों को। तो फॉलो करने के लिए तो यहां पे जो हमारी इंटरनेशनल काउंसिल थी उन्होंने कहा चलो भैया नहीं फॉलो कर रहे कोई बात नहीं, मगर आपके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन जरूर लागू होती 1972 के अंदर कि आप इन मिसाइल्स का तो यूज बिल्कुल भी नहीं करोगे। तो ये तो ले देकर उन्होंने मान लिया। फिर कुछ अस्त्र नियंत्रण संधि निकाली गई, किसको दिमाग में रखकर? सोवियत संघ को दिमाग में रखकर और अमेरिका को दिमाग में रखकर, क्योंकि ये दोनों ही देश मना कर रहे थे कि हम इन संधियों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास इन चीजों की जरूरत है, ये चाहते थे, क्योंकि हम मालदार देश हैं, विकसित देश है, तो हमारे पास सब चीजें होनी चाहिए। तो अब किसी देश के पास ये होंगी और किसी के पास नहीं होंगी, तो इसमें तो बेसिकली चीजें खराब हो जाएंगी ना। वो उस पर हमला कर सकता है, हमारे पास तो है नहीं, तो हम हमला कहां से करेंगे? तो ये सब चीजें उत्पन्न ना हो तो कुछ अस्त्र नियंत्रण संधि निकाली गई। अब वो क्या थी? पहली थी SALT II यानी कि स्टैटिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी। ठीक है, ये तुम्हारा SALT II, स्टैटिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी 2, यानी कि अब आपके पास ये कुछ लिमिटेशन निकाली गई कि आपके पास हथियार हैं तो ये वाले हथियार होने चाहिए और इतनी लिमिटेशंस के साथ होने चाहिए। नेक्स्ट स्टैटिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। ठीक है, नेक्स्ट आता है 1968 में NPT न्यूक्लियर नॉन प्रोफेशन काउंसिल। अब इसके अंदर दोनों देशों का इन्वॉल्व था, दोनों ही देश, अमेरिका भी और सोवियत संघ भी। अब इसके मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 1968 की जो संधि थी ना, उसमें यह था कि जिस भी देश ने 1967 तक अपने हथियार बना लिए, उनका बेसिकली टेस्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया और रजिस्टर करवा लिए, वही देश हथियार रख सकते हैं। अदरवाइज हर एक देश के हथियार को अवैध घोषित किया जाएगा। यह कहना था इस संधि का। अब इसमें सारा जो फायदा था वो किसका था? विकसित देशों का फायदा था, क्योंकि वो पहले से विकसित हो चुके थे, उनके पास हथियार थे, न कितनी लड़ाई लड़ चुके थे वो। और विकासशील देशों के लिए घाटा था, वो डेवलप पे थे, वो अपनी इकोनॉमी डेवलप कर रहे थे, हथियार कहां से बनाते अभी? तो भारत ने इसका बढ़ चढ़कर विरोध किया। ठीक है, तो भारत ने इसका बढ़ चढ़कर विरोध किया। भारत ने नहीं माना कि भाई हम नहीं मानेंगे संधि को, इसमें तो सारा विकसित देशों के लिए है सब चीजें। तो इसका विरोध किया गया भारत द्वारा और विकासशील देशों के द्वारा। ठीक है, विकसित देशों के द्वारा ये बनाई गई थी। तो यहां तक कोई पार्ट में डाउट नहीं है आपको। कुछ संधियां निकाली गई कि ये रखेगा ही नहीं कोई, तो उस पर 155 181 देशों ने साइन किए। अमेरिका ने, सोवियत संघ ने इससे अपने आप को अलग रखा कि हम साइन नहीं करेंगे। फिर इनको 1972 में एंटी बायोलिस्टिक मिसाइल पर हस्ताक्षर किए गए कि आप इन मिसाइल का यूज नहीं कर सकते। फिर इन्हीं को दिमाग में रख के कुछ अस्त्र नियंत्रण संधि बनाई गई कि अगर कोई देश रखना चाहता है तो वो इनको चीजों को फॉलो करेगा, इन रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करेगा, इन सिद्धांतों को फॉलो करेगा, तब वो जाके इन लिमिटेशंस के द्वारा, रिस्ट्रिक्शंस के द्वारा हथियार रख सकता है। तो उसमें कौन सी है? SALT II स्टार्ट और NPT जिसका विरोध किया गया था और विकासशील देशों के द्वारा। ठीक है, यहां तक इस चैप्टर में खत्म चीजें। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बनता है हमारा भारत की सुरक्षा रणनीति। बता दीजिए कि आखिर है क्या, जो कि एग्जाम के अंदर आने के ज्यादातर चांसेस रहते हैं। तो इसको समझते हैं। देखो, पहला सैन्य क्षमता को मजबूत करना, यानी कि भारत में कोई बाहरी सुरक्षा का जब कोई भी टॉपिक आए तो उससे हम बेहतरीन तरीके से निपट सकें। मगर कब निपटेंगे? पहले सारे ऐसे यूज करेंगे, ऐसी चीजें यूज करेंगे जिससे युद्ध की आशंका को कम किया जाए। बट अगर नहीं कम होती तो हम किस तरीके से मुकाबला करेंगे? तो अपनी सैन्य क्षमता को बेहतरीन तरीके से मजबूत करना, यह हमारी भारत की सुरक्षा रणनीति की पहली संधि है। नेक्स्ट, अपने सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय मानदंडों व अंतरराष्ट्रीय संसाधनों को मजबूत करना, अपने हितों की रक्षा के लिए, दूसरी है। तीसरी, देश के भीतर आने वाली चुनौतियों का सामना करना। इसका मतलब यह है कि जो देश की आंतरिक सुरक्षा है उसके अंदर विचार करना कि कोई भी अलगाववाद की स्थिति, कोई भी कानून के तौर पर कोई भी मनमुटाव या जो कुछ भी है जो देश के भीतर है, उससे अपने आप को हमेशा तैयार रखना इन चुनौतियों से सामना करने के लिए, और अपने देश को एकजुट रखना। ठीक है, और लास्ट आती है अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करना, यानी मजबूत करना। अब ये मजबूत करना दो तरीकों से होता है। पहले तो गरीबों को छोड़ो, अमीर को और मालदार करते जाओ और मालदार करते जाओ, तो अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी तो इंक्रीज होनी है, क्योंकि पैसा आएगा देश के अंदर। मगर अपनी अर्थव्यवस्था को इस तरीके से विकसित करना कि गरीबों का एक बड़ा समूह गरीबी से निकलकर एक बढ़िया इकोनॉमी के अंदर आ सके, जिससे वो अपनी पर कैपिटल इनकम भी इंक्रीज हो, अपने जीवन यापन की उनकी स्थिति चेंज हो, उनका स्टैंडर्ड चेंज हो। इस तरीके से अपने माइंड में रखकर गरीबों के हितों के लिए अपने देश को, अपनी देश की इकोनॉमी को विकसित करना। तो ये थी हमारे भारत की सुरक्षा की रणनीतियां। तो होपफुली इस चैप्टर के अंदर आपको कोई डाउट नहीं बचा होगा। जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सब मैंने आपको कवर अप करवा दी है अपनी क्लास को, और समझते हैं हर एक टॉपिक को बढ़िया तरीके से। तो देखिए, पहले हमारे पास इस नाम का मतलब समझ लेते हैं, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। अब इसका मतलब क्या है? यानी कि बेसिकली एनवायरमेंट की बात हो रही है। तो हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, तो इनमें एनवायरमेंट की बात क्यों? सबसे बड़ा सवाल यही होता है। तो देखिए, इसका आंसर यह है कि 1960 के बाद अधिकतर देशों ने पर्यावरण के ऊपर ध्यान देना शुरू किया। अधिकतर देशों ने इसे विचार करना शुरू किया कि आखिर इसको हम किस तरीके से संभाल सकते हैं। अब वो क्यों किया, क्या वजह थी? तो वजह ये कुछ इस प्रकार है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार
विकासशील देशों की 66.3 करोड़ जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध ही नहीं हो रहा। 2 अरब जनता सफाई से वंचित है। 30 लाख से ज्यादा बच्चे हर वर्ष मौत का शिकार होते हैं और ओजोन परत में लगातार कमी होती जा रही है या उसमें छेद हो रहा है। तो इस तरीके से आप देखो जितने भी ये फैक्टर्स हैं, जितने भी ये पॉइंट्स हैं, जब इनमें कमी आएगी, जब इनमें कोई परेशानी आएगी तो अल्टीमेटली हमारे देश की या किसी और देश की सरकारें काम नहीं करेंगी, बिल्कुल करेंगी। तो पर्यावरण और प्राकृतिक की ऊपर जो भी प्रॉब्लम आती है वो कब पॉलिटिकल बन जाती है पता भी नहीं चलता। तो ये सब चीजें, अब फॉर एग्जाम्पल हमारे देश के अंदर अगर पानी की कमी हो रही है, हमारे देश के लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा, तो ये सरकार का विषय है या नहीं? तो उस पर कार्य करेगी, जगह जगह पे पानी उपलब्ध करवाएगी, या किसी भी प्राकृतिक संसाधन की कमी हो रही है तो वो उसको पूरा करने के लिए सरकार कार्य करने में जुट जाएगी। तो ये इन कारणों की वजह से 1960 के बाद हर एक देश का पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर विचार बढ़ने लगा और उसमें अपना वो कार्य करने लगे। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है साझी संपदा। देखो साझी संपदा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली ऐसी संपदा या फिर ऐसी चीजें जिसका किसी एक देश के ऊपर प्रभाव नहीं है। अब इसका मतलब यानी कि ये ऐसी जगह जहां पर कोई एक देश ये नहीं कह सकता कि मेरी है, वो सभी देशों की है पूरी दुनिया में। जैसे कि पानी, जैसे कि अंटार्कटिका, जैसे कि स्पेस, तो वो कोई किसी एक देश का थोड़ी है, वो सभी का है। तो ये साझी संपदा आप माइंड में क्लियर रखो कि साझी संपदा का मतलब ये है कि वह संसाधन, वह चीजें जिसके ऊपर किसी एक देश का प्रभाव नहीं हो सकता, उसमें सभी देशों का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब जब सभी देशों का इन्वॉल्वमेंट होता है तो साझी संपदा के लिए भिन्न भिन्न जिम्मेदारियां भी बताई गई हैं। अब वो जिम्मेदारियां क्या है? देखिए, जिम्मेदारी का मतलब यह है कि सभी के ऊपर इक्वल जिम्मेदारी होनी चाहिए, मगर जिम्मेदारी यहां पर ऐसे निकलती है कि पूरे विश्व के स्तर पर अगर हम देशों को बांटें तो 2 प्रकार के देश निकलते हैं। पहला निकलता है हमारे पास विकासशील देश और दूसरा निकलते हैं विकसित देश। तो विकासशील देश जो डेवलपिंग के प्रोसेस पे हैं, विकसित देश जो डेवलप्ड हो चुके हैं। तो आपके अनुसार जो डेवलप्ड हो चुके हैं उन्होंने साझी संपदाओं का ज्यादा यूज किया है या कर रहे हैं, तो उनकी ज्यादा जिम्मेदारी होनी चाहिए ना। और यहीं पर जो विकासशील देश हैं वो तो यूज ही नहीं कर रहे हैं इतने, वो अपने आप की डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उनकी थोड़ी कम जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो ये है विकासशील देशों का मत कि जिम्मेदारी जो है वो देशों के मुताबिक होनी चाहिए कि वो कितना विकसित है। और यहीं पर विकसित देश ये कहते हैं कि जिम्मेदारियां बिल्कुल इक्वली डिवाइड होनी चाहिए, यही सब में अच्छाई भलाई है सभी की। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में मतभेद हमेशा चलता रहा है। तो इनके लिए जो विचार किए गए हैं या जिन चीजों पर प्रकाश डाला गया है, जैसे कि एजेंडा 21, ये अभी हम बताएंगे आपको। तो एजेंडा 21 के अंदर ये साफ साफ बता दिया गया कि विकसित देशों की कितनी जिम्मेदारी है और विकासशील देशों की कितनी जिम्मेदारी है। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा साझी संपदा क्या है, उसकी भिन्न भिन्न जिम्मेदारियां क्या है। नेक्स्ट टॉपिक, पर्यावरण सुरक्षा को लेकर किए गए आंदोलन। अब पर्यावरण की सुरक्षा हम यहां समझ रहे हैं कि वो इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। पर्यावरण का मतलब कब हमारे पॉलिटिकल साइंस के अंदर तब्दील हो जाता है पता नहीं चलता। कोई भी ऐसी समस्या आती है उस पर सरकार का विचार करना उनका दायित्व बन जाता है। साझी संपदा क्या होती है, उनकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं। अब ये आ जाते हैं कि इनको करने के लिए जगह जगह पर आंदोलन किए गए, जैसे कि दक्षिणी देशों में मैक्सिको, ब्राजील, मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत का वन आंदोलन प्रसिद्ध है। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया में खनिज उद्योगों के लिए आंदोलन किए गए। थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका तथा भारत और चीन में बड़े बांधों के विरुद्ध आंदोलन किए गए थे, जिसमें से भारत का नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रसिद्ध है। तो ये कुछ ऐसे आंदोलन जो कि जगह जगह देशों ने किए हैं अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, सो होपफुली यहां तक तो आपको सभी चीजें समझ में आई होंगी। बट फिर भी कोई भी डाउट आ रहा हो, किसी भी टॉपिक में कोई डाउट आ रहा हो, तो वो आप मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं उसको स्पेसिफिक वीडियो के द्वारा क्लियर करूंगा, ये मैं हर वीडियो में कहता हूं। ठीक है, सो बढ़ते हैं चैप्टर में आगे की तरफ और जल्दी समझ लेते हैं उसको भी फटाफट से। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम हर एक पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक में अपने भारत का योगदान देखते हुए भी आए हैं। तो इसके अंदर ही भारत का योगदान है पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर। क्या क्या है? देखिए, 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए भारत के द्वारा। अब ये क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? देखिए, इनके नीचे अंडरलाइन लगा लेना इस तरीके से, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जो है वो इन्हीं का ही है, इन सब चीजों का ही। 2015 में हुए COP पेरिस समझौते पर भारत के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के तहत स्वच्छ ईंधन के प्रयोग पर भारत ने बढ़ावा दिया और 2003 में बिजली अधिनियम के नवीकरण ऊर्जा इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया। भारत में पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर एवं संरक्षण के लिए 2010 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि NGT की स्थापना की गई। तो यह है भारत का रोल सुरक्षा पर्यावरण या कार्यक्रम के लिए अंदर भारत का योगदान। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। अब रही बात इन सभी चीजों की, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता या जो कोई भी, तो ये सब ना बेसिकली पर्यावरण को बचाने के लिए अलग अलग टेक्निक्स हैं, अलग अलग संसाधन हैं, जिनके ऊपर अभी हम विचार करेंगे विस्तार में। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आता है संसाधनों की भू राजनीति। अब संसाधनों की भू राजनीति हुई प्राकृतिक संसाधन जैसे कि इमारती लकड़ी। इमारती लकड़ी यानी पश्चिमी देशों ने जल पोतों के निर्माण के लिए दूसरे देशों के वनों पर कब्जा किया ताकि उनका फायदा हो। नेक्स्ट, तेल भंडार। विश्व युद्ध के बाद उन देशों का महत्व पड़ा जिन देशों के पास तेल जैसे संसाधन मिले, उन देशों का महत्व बढ़ने लगा। जल,
पानी के बंटवारे को लेकर बहुत सारी लड़ाइयां हमें देखने को मिली हैं, जैसे कि जॉर्डन नदी के लिए पानी के लिए चार राज्य दावेदार हैं, पहला इजराइल, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान। तो ये पानी की वजह से भी लड़ाइयां हमें देखने को मिली हैं। तो इन केस अगर आ जाए संसाधनों की भू राजनीति बता दीजिए, तो आपको बता देना 3 टॉपिक है, इमारती लकड़ी, तेल भंडार और जल। इमारती लकड़ी यानी पश्चिमी देशों ने अपने फायदे के लिए दूसरे देशों के वनों पर कब्जा किया और अपनी नौसेना को मजबूत किया। तेल भंडार दूसरे विश्व युद्ध के यानी हर एक विश्व युद्धों के बाद ऐसे देशों का महत्व बढ़ा जिनके पास तेल जैसे भंडार निकले। और जल पानी बंटवारे को लेकर बहुत सारी लड़ाइयां हमें देखने को मिली है, जैसे कि एग्जांपल है जॉर्डन नदी। जॉर्डन नदी एक ऐसा एग्जांपल है जिसकी पानी के लिए चार राज्य दावेदार हैं, इजराइल, सीरिया, लेबनान और खुद जॉर्डन। ठीक है, तो इस तरीके से आपके यहाँ पे कम से कम आधा चैप्टर फिनिश हो गया। 2-4 टॉपिक, 2-4 के सबसे इंपॉर्टेंट सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो बचा है, जो कि आपको याद करना है, मैं बता देता हूं। जो चीज याद करनी है उसको जरूर याद करके जाइएगा, उनकी डेट जरूर याद करके जाइएगा, क्योंकि वो आपको बहुत फायदा पहुंचाने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं उस टॉपिक को। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं कि वैश्विक स्तर पर आकर ऐसे कौन से प्रयास किए गए हैं जो कि पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहां पे मैंने सभी प्रयास लिख दिए, कम से कम 11 प्रयास हैं, और उन प्रयासों में से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने रेड मार्कर से लिख दिया है। ठीक है, तो एक लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए आते हैं। 1972 में क्लब ऑफ रोम के द्वारा लिमिट्स टू ग्रोथ के नाम की पुस्तक लिखी गई, जिसमें विश्व की बढ़ती जनसंख्या पर प्रकाश डाला गया। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, जिसमें एक ही धरती की अनुकूल सुनाई दी, यानी कि ऐसा सम्मेलन हुआ जिसमें हर एक देश को बताया गया कि हम भले ही देशों में बटे हुए हैं, बट हम जिसके अंदर है वो धरती सभी की है, तो हमें इसके लिए कार्य करने चाहिए। 1970 में यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम का जन्म हुआ। 1987 में बार्टलिन रिपोर्ट आई, जिसका नाम हम ओवर कॉमन ऑफ फ्यूचर के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर ये बताया गया कि बेसिकली जो अभी हम चालू तौर तरीके चला रहे हैं अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, वो फ्यूचर के अंदर बढ़िया साबित नहीं होंगे, हमें कुछ और प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि ये फ्यूचर के अंदर काम नहीं आने वाले। तो इसमें इस पर प्रकाश डाला गया। अब 1992 में, यानी जिसको हम प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, ब्राजील रियो डी जेनेरियो में हुआ। ये एजेंडा 21 इसी का एक भाग है। इसके अंदर 170 देश और हजारों स्वयंसेवी संगठनों ने भाग लिया था। इसके अंदर बेसिकली पूरी गाइडेंस प्रोवाइड की गई थी, रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड की थी, रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड की थी विकासशील देशों के लिए, विकसित देशों के लिए, पर्यावरण को मैनेजमेंट के लिए, सभी चीजें इसमें हुई थी। और ओवरऑल पूरी दुनिया के देश इसके अंदर सम्मिलित थे। ये लगभग 170 देश सम्मिलित थे ही, और हजारों स्वयंसेवी संगठन थे। एजेंडा 21 इसी का निकला हुआ है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट 2002 में जोहान्सबर्ग यानी दक्षिण अफ्रीका, इसको दूसरा पृथ्वी सम्मेलन भी हम जानते हैं, जिसका मूल रूप से दीर्घकालिक विकास पर केंद्रित था, जिसका जॉर्ज बुश ने बहिष्कार भी कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस गैसें। देखो ये कोड टाइप का है। देखो क्योटो प्रोटोकॉल एक सम्मेलन हुआ जिसके अंदर सभी देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करने के लिए कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई, जिसपे हमारे भारत ने 2002 के अंदर हस्ताक्षर कर दिए थे। अब अपने पेज पलटिए आप, जहां पर आपने लिखा था मैंने अंडरलाइन करवाई थी 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल, ये उसका मतलब यहां से निकल गया। ठीक है, अब 2010 में कानकून सम्मेलन COP16 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16, ये भी सम्मेलन कुछ ग्रीन हाउस की वजह से हुए थे, ग्रीन हाउस की गैसेस की वजह से। 2012 में रियो +20 रियो डी जेनेरियो, ये तो मिलता जुलता है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन से। देखिए ठीक 20 साल बाद, 1992 से 20 साल बाद 2012 के अंदर दोबारा से प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के जितने देश सम्मिलित थे, उन्होंने फिर से एक सम्मेलन किया, जिसको रियो +20 रियो डी जेनेरियो के नाम से जाना गया, जिसके अंदर विचार किए गए, हर एक बात पर, हर एक विचारों पर, सभी चीजों पर काम करने की कोशिश की गई, और साथ में यहां से नई नई तकनीकें निकाली गई, जिससे हम फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स को, या जो हमारी करंटली टेक्नोलॉजी चल रही है उसके यूज से हम किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, तो वो सब यहां से निकाला गया। ठीक है, पेरिस समझौता हुआ 2015 में COP19 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 19 में, और 2016 COP22 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 22 मार्केश या मोराको। ठीक है, तो इन सभी को आपको माइंड में रखना है, कोई इंपॉर्टेंट तो है बट इतने इंपॉर्टेंट नहीं जितने प्रथम पृथ्वी सम्मेलन और दूसरा पृथ्वी सम्मेलन है। सो इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स इतनी ही चीजें थी। सो होपफुली आपको सभी चीजें क्लियर हुई होंगी। स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी चीजों को स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए पहले हमारे पास चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण। तो इसका मतलब क्या है? क्या है वैश्वीकरण? तो देखिए वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर एक से ज्यादा देशों का इन्वॉल्वमेंट होता है और बिजनेस ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म किया जाता है, वह वैश्वीकरण कहलाता है। अब भारत के अंदर वैश्वीकरण कब आया? फिर 1991 के अंदर जब भारत ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आई, तो उसका ये एक पार्ट है ग्लोबलाइजेशन। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म को LPG के नाम से जानते हैं, और ये LPG मतलब होता है L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन और G फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से पूरे स्पेसिफिक चैप्टर बता दिया है पॉलिटिकल साइंस। तो वैश्वीकरण का मतलब समझ गए कि एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसके अंदर एक से ज्यादा देशों का इन्वॉल्वमेंट रहता है और बिजनेस का। अब इसकी कुछ अभिव्यक्तियां भी हैं, यानी वैश्वीकरण की कुछ अभिव्यक्तियां किस प्रकार है? आर्थिक रूप से हो सकती है, सामाजिक रूप से हो सकती है, सांस्कृतिक रूप से हो सकती है। तो आपने अभी देखा कि मैं इंट्रोडक्शन में जो बात कर रहा था सकारात्मक पहलुओं की, नकारात्मक पहलुओं की, उनका मतलब क्या है? देखिए जो इसकी अभिव्यक्तियां है ना, वही इनके सकारात्मक पहलू और नकारात्मक पहलू क्रिएट करते हैं। कैसे समझना है? देखिए अगर आपको समझ में आ रहा हो तो मैंने छोटा सा कोड में बता रखा है। आर्थिक रूप से कुछ सामाजिक में, कुछ आर्थिक और सामाजिक रूप से कुछ समाज के अंदर सकारात्मक पहलू भी आते हैं, सकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं और कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं। जैसे कि जब वैश्वीकरण परफॉर्म होता है तो वैश्वीकरण के अंदर लोगों को रोजगार मिलता है,
बहुत रोजगार मिलता है, क्योंकि और देश हमारे देश के अंदर प्लांट लगाएंगे, तो इस प्लांट के अंदर काम करने जाएंगे, वो अपने देश के लोग को भी कराएंगे, हमारे देश के भी काम करेंगे, तो इससे लोगों का रोजगार मिलेगा, लोगों का कल्याण होगा, लोगों का कल्याण होगा और साथ हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, विकल्प बढ़ेंगे, यूज बेस की चीजें बढ़ेंगी, तो इस तरीके से बहुत सारे फायदे हैं आर्थिक रूप से। अब नुकसान क्या है? नुकसान है असमानता, यानी कि इसमें अमीर व गरीब के बीच में काफी बढ़िया समानता देखने को मिलेगी। अमीर और अमीर हो जाएंगे, गरीब और गरीब हो जाएंगे। वो कैसे? क्योंकि जब प्लांट एक तक होगा, यानी कि जब कोई दूसरा देश मान लीजिए प्लांट बनाएगा, किसी की प्रॉपर्टी पे लगाएगा। अब ऐसा नहीं होता है कि प्लांट वो कहीं और लगा लें, बेच वो हमारे यहाँ पर रहे, तो इससे असमानता भी इंक्रीज होती है, यानी कि अमीर व गरीब के बीच में अंतर भी यहाँ से बढ़ता है वैश्वीकरण के द्वारा। ठीक है, अब संस्कृति के रूप से मान लेते हैं। देखो, संस्कृति का रूप का मतलब ये है कि वैश्वीकरण का मतलब हमने समझ लिया कि एक से ज्यादा देशों का इन्वॉल्वमेंट फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब ये होगा कि हम उनके देश की गतिविधियों को पहचानेंगे, वो देश अपनी जो विकल्प है वो हमारे देश के अंदर आके देखेंगे, तो हम जान पाएंगे अच्छा ये उस देश का, ये उस देश का, ये उस देश का, तो हम जान पाएंगे भैया कि उस देश के अंदर कल्चरल एक्टिविटी कैसी है। यहीं पर जब हमारे देश की चीजें बाहर बिकेंगी तो वहां पर बढ़िया चीजें रहेंगी। करेक्ट? तो यहाँ पर ना आप चीजों को समझो कैसे कि बाहर के देश ने यानी विकसित देश ने अपना सामान हमारे यहाँ बहुत आसानी से बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा कि अच्छा इंडिया जीन्स पहनते हैं, इंडिया शर्ट पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, तो ऐसे करते करते हम अपनी ही संस्कृति को भूल बैठे। हिंदुस्तान की संस्कृति क्या है? हिंदुस्तान की संस्कृति क्या है कि कुर्ता पजामा पहनना, औरतों के लिए साड़ी वगैरह पहनना, या कोई भी पूरी पोशाक जिसके अंदर पूरा हमारा शरीर जो है वो ढका रहे, इस तरीके की पोशाक होती थी। मगर धीरे धीरे करके जैसे हम वैश्वीकरण के अंदर आगे बढ़े तो हम अपनी संस्कृति को भूल बैठे और उनकी संस्कृति को अपना बैठे। आज आप खुद देख लो, कुर्ता पजामा पहने हुए लोग बहुत कम दिखेंगे, साथ साथ जींस पैंट पहनते हैं, लड़कियां भी जींस पैंट पहनती हुई दिखती हैं। तो ये वैश्वीकरण का ही तो प्रभाव है हमारे ऊपर कि हमने उनकी संस्कृति को इतना अपना लिया कि अपनी ही भूल गए। करेक्ट? तो यहाँ से आर्थिक रूप निकला हमारा, सॉरी सांस्कृतिक रूप निकला। आर्थिक रूप भी यहाँ से ये निकल सकता है कि बेसिकली असमानता बढ़ी। अब यहाँ से असमानता के साथ साथ हमारी संस्कृति गतिविधि चेंज हुई। कैसे हुई? कपड़ों के हिसाब से, कल्चरल एक्टिविटी के हिसाब से। अब मैं समझाता हूं आपको आर्थिक कैसे है। देखो, आर्थिक ऐसे है कि बेसिकली विकसित देश तो हमारे यहाँ बढ़िया करके प्लांट लगा दिया, कोई बात नहीं, हमारे यहाँ रोजगार की भी जरूरत है, काम की भी जरूरत है, मगर उन्होंने अपने देश के अंदर आने के लिए इतने सारे टैक्सेस लगा दिए कि हमारे गुड्स तो वहां बिक ही नहीं पाए। करेक्ट? हमारे गुड्स तो वहां बिक ही नहीं पा रहे ना। जैसे मान लो कोई 100 रुपए का प्रोडक्ट है तो उनके यहाँ जाते जाते वो 300 रुपए का हो गया, और वही सेम प्रोडक्ट उनकी कंट्री के अंदर बन रहा है, वो भी उससे कम दामों में बन रहा है, तो वो हमारा क्यों नहीं खरीदेंगे? हमसे ज्यादा उनके पास क्वालिटी है, क्वांटिटी है, बढ़िया चीजें हैं, तो हमारा क्यों प्रोडक्ट खरीदेंगे? तो इससे ना विकसित देशों ने अपना फायदा देखा, क्योंकि वो अमीर हो गए और वैश्वीकरण के द्वारा, और विकासशील देश बहुत कम फायदा ले पाए इस वैश्वीकरण का। तो आर्थिक रूप से हमारा एक और पॉइंट निकल गया यहाँ से। तो चीजों को समझो, आप खुद ब खुद बना सकोगे। आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, कोई सा भी हो, खुद बना लोगे अगर आपको मतलब समझ में आ गई क्या है वैश्वीकरण। ठीक, अब राजनीतिक रूप पे आ जाओ। देखो, राजनीतिक रूप में पहला तो ये निकला कि भाई जब एक से ज्यादा देश ट्रांजेक्शन के अंदर इन्वॉल्व होंगे तो हमारी मित्रता बढ़ेगी, हमारे संबंध अच्छे होंगे, संबंध अच्छे होंगे तो दोस्ती बढ़ेगी, दोस्ती बढ़ेगी तो बेसिकली किसी भी काम के अंदर वो काम आएंगे हमारे। ये तो इसके सकारात्मक पहलू है। नकारात्मक पहलू क्या? जैसे कि बिजनेस ट्रांजेक्शन WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली देख रेख में रखता है, तो जिस देश ने उसके ऊपर साइन कर दिए तो जो वो रूल्स एंड रेगुलेशन निकालेगा तो हमें उसके ऊपर चलना पड़ेगा। तो यहाँ से सरकार का जो है वो एक तरह से बिजनेस के ऊपर थोड़ा कम रोल रह गया है, उसका काम सिर्फ इतना रह गया है कि वो कानून बनाए और अपने लोगों की सुरक्षा करे। कल्याणकारी कार्यों में कमी हो गई इससे राजनीतिक रूप में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी अभिव्यक्तियां निकली, सो होपफुली समझ में आई होंगी आपको। बहुत इजी इजी है। आर्थिक रूप से आप जान जाइए कि क्या क्या चीजें वो सेम आने वाली हैं, क्या चेंज आने वाले हैं। सामाजिक रूप से जान जाइए, सामाजिक और आर्थिक कभी बार एक ही होता है, अर्ध सामाजिक एक ही बार में लिख देना आप। फिर सांस्कृतिक रूप से जानिए और राजनीतिक रूप से जानिए। तीन अभिव्यक्ति याद रखो, आर्थिक और सामाजिक, सांस्कृतिक और साथ में कौन सी? राजनीतिक। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक फिनिश। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है देखो भारत और वैश्वीकरण, यानी कि मैंने आपको पहले बताया था कि भारत का रोल हर जगह रहता ही रहता है। तो भारत और वैश्वीकरण का आखिर मतलब क्या है ये जानते हैं। तो देखिए, आजादी के बाद भारत ने संरक्षणवाद की नीति पर जोर दिया और अपने सकल घरेलू उत्पाद को मजबूत किया ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें। यानी कि भारत ने यह कहा कि भाई जो चीज बनानी है अपने देश के अंदर बनाओ, बाहर से मत खरीदो। और इसी चीज को परफॉर्म करने के लिए सरकार ने इंपोर्ट पर भारी टैक्सेस लगा दी ताकि जो व्यापारी आदमी है वो बाहर से सामान ही ना खरीदें, वो अपने देश के अंदर ही बढ़ावा दे। और जब देश के अंदर डेवलपमेंटल एक्टिविटी परफॉर्म होगी, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगी, तो हम इंपोर्ट की बजाय क्या करना शुरू कर देंगे? एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। तो ये सरकार का उस समय इंसेंटिव था कि भैया हमें अपने सकल घरेलू उत्पाद पर जोर देना है आजादी के बाद। फिर नई इकोनॉमी रिफॉर्म आई, उसके तहत नई तकनीकों पर जोर दिया गया। यानी जो नई इकोनॉमी रिफॉर्म आई थी 1991 के अंदर, उसके तहत नई नई इकोनॉमी, नई नई टेक्नोलॉजी के ऊपर जन्म दिया गया कि हाँ हमें ये टेक्नोलॉजी यूज करनी है, हमें ये चीजें करनी है, हमें ये चीजें करनी है। इस तरीके से अर्थात भारत में 1991 के बाद ही वैश्वीकरण के लिए तैयार हुआ था। यानी कि 1991 के बाद ही भारत वैश्वीकरण के लिए प्रॉपर वे में तैयार हुआ था। उससे पहले जो थी हमारी स्थिति थोड़ी सी खराब थी। ठीक है, अब न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद भारत की अर्थव्यवस्था 7.5 वार्षिक दर से बढ़ी, जो कि 1990 में काफी कम थी, इसके 5 पॉइंट कुछ थी। आज भारत के लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अपना वर्चस्व कायम करने में कामयाब रहे हैं और साथ में भारत के ही लोग आज के समय में उच्च पदों पर आसीन हैं। तो ये हमारा भारत और वैश्वीकरण का रिलेशन है। तो होपफुली यहां तक तो कोई डाउट नहीं बचा होगा। बढ़ते हैं चैप्टर में आगे की तरफ और समझते हैं आखिर वैश्वीकरण का प्रतिरोध
यानी वैश्वीकरण का विरोध किस प्रकार है, विश्व के स्तर पर और दूसरे स्तर पर। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, जिसका नाम है वैश्वीकरण का प्रतिरोध, जो कि विश्व द्वारा हुआ और दूसरा ये था कि भारत द्वारा, वामपंथी द्वारा और दक्षिणपंथी द्वारा। समझेंगे। तो देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं विश्व द्वारा, यानी कि 1999 में WTO की बैठक के अंदर ये कहा गया कि विकासशील देशों के हितों में ये गलत हुआ है। ठीक है, वैश्वीकरण का विरोध वर्ल्ड सोशल फॉर्म यानी कि WSF के द्वारा ये विरोध हुआ और कई बैठकें थी 2001 में, 2004 में, 2007 में, और इनके देश इनके आगे लिखे हुए पोर्ट अल्मोड़ा, मुंबई और नोएडा। ठीक है, तो ये बैठकें हुई विश्व स्तर पर। भारत के स्तर पर देखो, वामपंथी दक्षिणपंथी द्वारा विरोध किया गया। वामपंथी जैसे वैश्वीकरण के कारण अमीर और गरीबों के बीच में अंतर बढ़ा है, ये वह लोग होते हैं जो राजनीतिक रूप में तर्क देते हैं। अब दक्षिणपंथी वैश्वीकरण के कारण राजनीतिक रूप में, आर्थिक व सामाजिक रूप में और सांस्कृतिक रूप में हमारे देश पर गलत प्रभाव पड़ा है, और हमें ये चाहिए कि हम अपने देश के ऊपर ध्यान दें, अपनी संस्कृति को बढ़ावा दें, अपनी कल्चरल एक्टिविटी को बढ़ावा दें, अपने संरक्षणवाद की नीति को बनाए रखें। तो ये इनके मत है। तो इस तरीके से वैश्वीकरण का विरोध भी हुआ है, कुछ अच्छे पहलू हुए तो कुछ नकारात्मक पहलू भी हुए हैं। तो इस चैप्टर के अंदर इतना ही था। फाइनली स्टूडेंट्स, हमारी पूरी बुक फिनिश हो गई है। सभी डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे, ये मैं आशा करता हूँ। बट फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक, किसी भी पॉइंट या किसी भी चैप्टर के अंदर कोई डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अदरवाइज मंडे क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपनी पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक, और पहले हम उसको स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1 वन शॉट एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक चैप्टर की। देन आफ्टर कोई एक संडे पकड़ लेंगे हम, और उस संडे के अंदर उस बुक का भी फाइनल रिविजन हम कर देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और कवर करेंगे अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।